हेलो स्टूडेंट। तो प्राचीन भारत का इतिहास आर.एस. शर्मा, उसका चैप्टर 8 आर्यों का आगमन और ऋग वैदिक काल, जिसमें हमारा मूल निवास स्थान और पहचान हो चुका है। भौतिक जीवन भी हमने कंप्लीट किया है। जनजाति व्यवस्था भी हमारा हो चुका है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कबीला एवं परिवार इसके बारे में देखेंगे। थोड़ा सा लंबा है, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन इन सब के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन, इसकी नोट्स थोड़ी सी लंबी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सामाजिक संगठन गोत्र एवं जन्म मूलक संबंध पर आधारित रहा। मतलब इसका सामाजिक संगठन किस पे आधारित रहा? गोत्र एवं जन्म पे। राजाओं का नामों का उल्लेख नहीं मिलता है। लोगों की सबसे अधिक आस्था कबीले के प्रति थी, जिसे जन कहा जाता था। मतलब इस काल में राजा ऐसा कुछ नाम नहीं था। कबीला जैसे आस्था, जैसे अभी जैसे आदिवासी लोग का होता है, वैसे ही उन्हीं के नामों का ज़्यादा उल्लेख हुआ है। एक ऋचा में 2 जनों की संयुक्त युद्ध शक्ति 21 बताई गई है। इससे स्पष्ट होता है कि जन के सदस्यों की संख्या 100 से अधिक नहीं रही होगी। ठीक है। वैश्य नामक बहुसंख्यक वर्ग का उदय इसी कबीले जन समूह से हुआ है। मतलब ये जो वैश्य नामक बहुसंख्यक का किससे हुआ है? इसी कबीले जन समूह से हुआ है। ऋग्वेद में परिवारवाचक कुल शब्द का प्रयोग विरल है। इसमें केवल माता, पिता, पुत्र, दासी नहीं आते, बल्कि और भी लोग आते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ परिवार में अभी तो परिवार में नॉर्मली पति पत्नी और बच्चे इतने लोग ही आते हैं। बट इसने क्या बोला है कि परिवार में सिर्फ इतने लोग ही नहीं आते, और भी लोगों का उल्लेख किया जाता था। प्रतीक होता है कि आरंभिक वैदिक अवस्था में परिवार के लिए गृह शब्द का प्रचलन था। पोते, नाते, भांजे, भतीजे के लिए केवल एक ही शब्द प्रयोग से प्रतीत होता है कि पृथक कुटुंब की स्थापना की दिशा में पारिवारिक संबंधों का विभेदीकरण अधिक नहीं था। मतलब क्या है कि ये बताना चाह रहा है कि परिवार में सिर्फ माता, पिता, पति, पत्नी, बच्चे इतने ही नहीं थे, बल्कि और भी लोग थे। भांजे, पोता, पोती, इस सबको एक परिवार और कुटुंब कहा जाता था। ऋग्वेद में बेटी की कहीं भी कामना व्यक्त नहीं की गई है, जबकि प्रजा और पशु की कामना सूत्रों में बार बार आई है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बेटी के लिए ऋग्वेद में भी कोई जगह नहीं थी। इस काल में भी बेटी की कामना नहीं की जाती थी। स्त्रियां सभा में भाग ले सकती थी, साथ ही अपने पतियों के साथ यज्ञ में आहुति भी दे सकती थी। चलो, ये था कि स्त्रियों को थोड़ी सम्मान मिली थी, वो सभा में भाग भी ले सकती थी और अपने पति के साथ यज्ञ में भी शामिल हो सकती थी। ऋग्वेद में बहुपति प्रथा भी संकेत में मिलते हैं। बहुपति मतलब बहुपत्नी, पता है? बहुपत्नी मतलब एक पत्नी और 2 या 3 पति हो सकते थे, ऐसा प्रथा था। ऋग्वेद में नियोग प्रथा और विधवा विवाह के प्रचलन का भी आभास होता है। बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ऋग्वेद काल उतना भी खराब नहीं था, अच्छा था। मतलब वहाँ स्त्रियों को भी सम्मान दी जा रही थी, स्त्रियों को भी पूजा पाठ में बैठने की अनुमति मिल रही थी, सभा में बैठने की अनुमति मिल रही थी, स्त्रियों को भी मोर देन 2-3 शादी करने की अनुमति थी, और विधवा विवाह का भी प्रचलन था और बाल विवाह का नहीं था। ठीक है। तो ये सब हमारा क्या था, किसके बारे में हम बता रहे थे? ये सब
कबीले एवं परिवार मतलब कबीला और परिवार, मतलब जो ऋग्वेदिक काल था उसमें परिवार कैसा होता था, किसको परिवार बोलते थे, कबीले में राजा होते थे कि नहीं, ये सब के बारे में हमने आज के वीडियो में बताया है। कुछ रहेगा तो कमेंट कीजिएगा।